आज हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी डायग्राम आपके सामने है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, इंसुलेटेड मींस नॉट कनेक्टेड टू अर्थ। ये दोनों अर्थ से कनेक्टेड नहीं होंगी, इंसुलेटेड रहेंगी दोनों। दो मेटालिक प्लेट्स होंगी और इसमें अगर हम एक प्लेट का नाम रखते हैं P, दूसरी प्लेट का नाम रखते हैं Q। P प्लेट जो है उसको हमने प्लस Q चार्ज सप्लाई किया, तो P प्लेट के ऊपर सरप्लस प्लस Q चार्ज आ जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण Q प्लेट जो है उसकी इनर साइड में, अंदर वाली साइड में माइनस Q, उतना ही माइनस Q चार्ज डेवलप होगा और आउटर साइड में जितना यहां पे माइनस चार्ज है उतना यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पर हम जब प्लेट Q जो है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रांसफर हो जाता है कहां? अर्थ को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स रहती हैं और उनके बीच का डिस्टेंस d होगा और इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ को है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू V अपॉन D। इसका मैग्नीट्यूड होगा E इज इक्वल टू V अपॉन D। E इज इक्वल टू V अपॉन D। बिकॉज हमने पोटेंशियल जब हमने कैलकुलेट किया था तो पोटेंशियल हमारे पास क्या था? पोटेंशियल और इसके बीच में डिफरेंस क्या रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखें तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहां पे डिस्टेंस जो है वो R नहीं है, डिस्टेंस D है, तो मैंने यहां पे लिख दिया D स्क्वायर। अब उस D स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं D इंटू D। पर पोटेंशियल क्या होता है? V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन D। तो Q अपॉन D जो आ गया वो क्या आ गया? V आ गया। और ये चीज क्या थी? E थी। यहां पे क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अंदर सेटअप, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी V अपॉन D। अब हमने अभी पैरेलल पिछला एक्सप्रेशन जो किया था उसमें दो शीट्स थी हमारे पास, पैरेलल शीट्स थी, उनके बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो लास्ट एक्सप्रेशन था उसमें अगर आप ऑब्जर्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, अगर हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें तो E हमारे पास था V अपॉन D, E हमारे पास है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दे तो V अपॉन D इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट। तो Q अपॉन A, सिग्मा क्या आ गया? Q अपॉन A। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी V अपॉन D इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इधर अब V क्या होता है? V क्या? तो Q इज इक्वल टू VC। तो वहां से आप V क्या लिख सकते हो? Q अपॉन C। तो मैंने इस V की जगह लिख दिया Q अपॉन C। यहां भी Q है, यहां भी Q है, आमने सामने है, कट जाएंगे। तो यहां से हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन, और ये रिलेशन क्या रहेगा? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। So you must remember this relation. The capacitance of the parallel plate capacitor, it is always C is equal to A epsilon naught upon D, where A is the area of the plate, D is the distance between the plates.
तो कैपेसिटेंस जो है वो एरिया ऑफ प्लेट्स के बीच में के ऊपर डिपेंड करेगी, साथ में दोनों प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो वंस अगेन मैं इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, इसमें हमारे पास दो प्लेट्स होंगी, पी और क्यू प्लेट्स होंगी, जिनके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी है। तो अगर हम पी प्लेट जो है उसके ऊपर क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है अप्लाई करते हैं, तो उसके पास सरप्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके कारण जो हमारी क्यू प्लेट है उसकी इनर साइड में भी क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसकी अंदर वाली साइड जो है इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और इसकी आउटर साइड में क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ, जितना या इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इसी साइड पे नेगेटिव चार्ज होगा, उतना इस साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पर मैं इस प्लेट को क्या करूंगा, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दूंगा, तो वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज है कहां शिफ्ट हो जाएगा, अर्थ को शिफ्ट हो जाएगा, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू V अपॉन D। फ्रॉम हियर वी कैन राइट V इज इक्वल टू E इंटू D। आप ये भी लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट की थी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E जो है V अपॉन D है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, यू विल गेट V अपॉन D इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, Q अपॉन, अच्छा V क्या होगा, Q अपॉन C होता है, Q इज इक्वल टू VC। तो V क्या आएगा, Q अपॉन C। ओके, तो यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, तो यू कैन फाइंड आउट C, एंड C को आप इधर ले जाओ, A एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, तो यू विल गेट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, विच इज वेरी सिंपल। दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू V अपॉन D, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यू विल गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Next capacitor is spherical capacitor. Next capacitor is spherical capacitor. तो spherical capacitor भी चार्जेस को स्टोर करता है। इसमें हम दो कंसेंट्रिक चार्जेस लेते हैं। spherical capacitor भी चार्जेस को स्टोर करता है। इसमें हम दो स्फीयर लेते हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर। कंसेंट्रिक मींस ऐसे स्फीयर जिनका सेंटर सेम हो। कंसेंट्रिक स्फीयर्स मींस जिनका सेंटर सेम हो। एक बड़ा फुटबॉल, उसके अंदर एक छोटा फुटबॉल, और दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। कंसेप्ट यहां पे भी वही चलेगा कि हम क्या करेंगे कि हमने एक स्फीयर ले लिया, छोटे वाला स्फीयर है जिसका नाम मैंने रख दिया A, और इसके ऊपर हमने चार्ज सप्लाई किया प्लस Q, और इस स्फीयर का रेडियस क्या है, स्मॉल a है। उसके बाद हमने एक बड़ा स्फीयर लिया जिसका नाम है B, और जिसका रेडियस है स्मॉल b। अब हम क्या करेंगे, जो छोटा स्फीयर है उसके ऊपर सरप्लस पॉजिटिव चार्ज, हम उसको पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेंगे। जब हम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो बड़े वाला स्फीयर है उसकी अंदर वाली साइड, जितना यहां पे पॉजिटिव चार्ज है उतना यहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और उतना ही इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। पर क्या होगा कि ये जो बड़े वाला स्फीयर है इसको हमने अर्थ के साथ कनेक्ट किया है, तो वो सारे का सारा जो बाहर पॉजिटिव चार्ज था, वो सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स अर्थ। वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, छोटे स्फीयर और बड़े स्फीयर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। तो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन किया था, वहां से हमने निकाला था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अदरवाइज ये रिलेशन रहता था E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr।
यहां से आप dr को इस तरफ ले आएंगे तो E इंटू डी आर इज इक्वल टू dv आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट डिस्टेंस r, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और साथ में ये वाला dr यहां पे आ गया इज इक्वल टू dv। तो आपने यहां पे याद रखना है कि यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो ये आ गया आपका थोड़ा सा पोटेंशियल dv, एंड विच विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। अब हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों स्फेरिकल शेल्स के बीच में, दोनों स्फेयर्स के बीच में, या दोनों स्फेरिकल शेल्स। शेल बर्ड प्रॉपर होगा, स्फेयर मींस सॉलिड, शेल मींस अंदर से हॉलो। तो दोनों स्फेरिकल शेल्स के बीच में टोटल इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका नेगेटिव पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आएगा v इंटीग्रेशन ऑफ dv, v इंटीग्रेशन ऑफ dv। और हमारे पास dv था क्या, v इंटीग्रेशन ऑफ dv, और लिमिट यहां से लेके यहां, और डिस्टेंस कहां से लेंगे, तो ये कितना है a है, ये कितना है b है, तो लिमिट हम क्या ले रहे हैं, लिमिट a से b किसकी इंटीग्रेशन, dv की इंटीग्रेशन। और dv की वैल्यू जो है आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो dv की वैल्यू आपने अभी निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू dr। ओके, यहां पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, तो यहां पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम बाहर ले आए। अंदर क्या बचा हमारे पास 1/r स्क्वायर इंटू dr इंटीग्रल a टू b। अब इसको क्या करेंगे, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो रेस टू पावर आर रेस टू पावर -2 आ जाएगा, और हम यहां पे इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेस टू पावर n+1 अपॉन n+1। और यहां पे हमारे पास n कितना है, -2 है, तो r रेस टू पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट हमारी आ गई a से b। तो ये आगे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से -2 + 1 नीचे क्या आएगा, -1, इस माइनस को मैं यहां लिख दूंगा, ये आ गया मेरे पास r रेस टू पावर -1 अपॉन -1। तो इस माइनस साइन को मैं यहां ले आऊंगा, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस साइन इधर आ गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r रेस टू पावर -1 को लिख सकता हूं मैं 1/r, और लिमिट a से b। अब r की जगह मैं अपर लिमिट, माइनस r की जगह लोअर लिमिट, तो ये आ गया -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो r की जगह अपर लिमिट दैट इज b, तो 1/b आ गया, माइनस r की जगह लोअर लिमिट, तो ये आ गया 1/a। अब मैं इसको पहले माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b। ठीक है, अब मैं यहां पे इसका एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, ए बी आएगा, तो ये आ गया ए बी, एलसीएम आ गया बी माइनस ए, तो ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या होता है, Q अपॉन सी, तो V की जगह मैं लिख दूंगा Q अपॉन सी, तो Q से Q, सामने वाला Q, ये वाला Q, V की जगह मैंने लिखा Q अपॉन सी, तो Q से सामने वाला Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आया 1/c इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस a अपॉन ए बी। अब मैं c इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो c मेरा ऊपर आ जाएगा, जब c ऊपर आएगा तो ये नीचे वाली टर्म्स ये ऊपर आ जाएंगी और ऊपर वाली टर्म नीचे चली जाएंगी, तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन b माइनस a, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर capacitance of the spherical capacitor. Once again I am repeating this. स्फेरिकल कैपेसिटर जो है इसमें दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होते हैं, एक का रेडियस होगा स्मॉल ए, दूसरे का रेडियस होगा स्मॉल बी, छोटे का नाम रखा है ए, बड़े का नाम रखा है बी। जब हम स्मॉल स्फेरिकल शेल के ऊपर प्लस क्यू चार्ज सप्लाई करते हैं
तो उतना ही माइनस क्यू चार्ज बड़े शेल की अंदर वाली साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और जितना अंदर माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होता है बड़े शेल की बाहर वाली साइड भी उतना ही प्लस क्यू चार्ज प्रोड्यूस होगा। जबकि हमने बड़े शेल को अर्थ के साथ कनेक्ट किया है तो वो जो प्लस क्यू चार्ज है वो कहां चला जाता है, अर्थ के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होगा, दोनों शेल्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस या डेवलप होती है। और बाय द रिलेशन ऑफ रिलेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में जो रिलेशन है, उस रिलेशन से हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, अदरवाइज इट इज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है। ओके, अब यहां से आप इस dr को इधर ले आएंगे तो E इंटू क्या आ गया, dr इज इक्वल टू dV। अब मुझे टोटल पोटेंशियल दोनों स्फेरिकल शेल्स के बीच में निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इस स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए लिमिट छोटे शेल का रेडियस टू बड़े शेल का रेडियस। अब हम यहां पे E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले आएंगे तो अंदर बचा इंटीग्रल a टू b 1/r स्क्वायर dr Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको r स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो r रेस्ट पावर -2 इंटीग्रेशन का x रेस्ट पावर n dx फॉर्मूला यूज करूंगा, x रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो मेरे पास ये आ जाएगा, यहां से -2 प्लस 1 -1 आ गया, -2 r रेस्ट पावर -2 प्लस 1 r रेस्ट पावर -1, माइनस को इधर ले आऊंगा और ये r रेस्ट पावर -1 को लिख सकता हूं 1/r। तो मेरे पास रिलेशन अब ये आ जाएगा -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r लिमिट a टू b। अब r की जगह मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 1/b आ गया, बीच में माइनस का साइन, r की जगह लोअर लिमिट तो 1/a आ गया। अब मैं इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस, ये वाला नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/a माइनस 1/b। मैं ab यहां जो है इसका मैं क्या लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, और मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट v माइनस a अपॉन ab। बट v क्या होता है, Q अपॉन c। जो कैपेसिटेंस का हमने फॉर्मूला किया था उसमें हमने v क्या निकाला था, c इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन v, या Q इज इक्वल टू bc। तो अब हमारे पास v इज इक्वल टू Q अपॉन c है, तो Q अपॉन c इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई b माइनस a अपॉन ab। यहां से Q से Q कैंसिल हो गया, इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a, विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट है हमारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो सिलेंडर्स होंगे जिनकी एक्सिस सेम होगी। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फेरिकल शेल थे जिनका सेंटर सेम था। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में दो सिलेंडर्स होंगे जिनकी एक्सिस सेम होगी। तो हम मान लेते हैं कि एक जो हमारे पास सिलेंडर है, जो छोटे वाला सिलेंडर है इसका नाम रख दिया A, बड़े वाला सिलेंडर इसका नाम रख दिया B। छोटे बड़े सिलेंडर का रेडियस है A, बड़े बड़े सिलेंडर का रेडियस है B। फिर वैसे ही करेंगे कि हम छोटे सिलेंडर में प्लस Q चार्ज सप्लाई करेंगे, उसके कारण क्या होगा कि जो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बड़े वाले सिलेंडर की अंदर वाली साइड उतना ही माइनस Q चार्ज प्रोड्यूस होगा और उतना ही बाहर प्लस Q चार्ज प्रोड्यूस होगा। अब बड़े वाला सिलेंडर जो है अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़े वाले सिलेंडर का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण दोनों सिलेंडर्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो प्रोड्यूस होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगी dV अपॉन dr, यहां से आप फिर से dV निकाल लेंगे विच इज इक्वल टू E dr। यहां से टोटल पोटेंशियल बिटवीन बोथ सिलेंडर्स अगर आप इसको निकालेंगे तो V इज इक्वल टू a टू b dV इज इक्वल टू a टू b। dV की जगह क्या आ जाएगा, E dr। आप इसको ले लो इक्वेशन 1। यहां तक ये पिछले एक्सप्रेशन की तरह है। अब इस केस में हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। इस केस में हम गॉस लॉ यूज कर रहे हैं। गॉस लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद
any closed surface is q 1 by epsilon naught time the charge enclosed by the surface। हमने इस इक्वेशन को ले लिया इक्वेशन नंबर 2। दूसरा हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस करते थे ना, तो इंटीग्रल हटा दिया तो डीएस की इंटीग्रेशन हो गई एस, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एस। ठीक है, और ये है क्या है सिलेंडर है, तो एस क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई आर एल, तो हमारे पास फ्लक्स क्या आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। फाई क्या आ गया हमारे पास ई इंटू 2 पाई आर एल, पर फाई क्या है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो यहां से आप E निकाल लोगे तो E क्या आएगा मेरे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 2 पाई आर एल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको अरेंज कर लिया, 2 पाई को मैं इधर ले आया और Q को मैं यहां लिख दिया, तो ये आ गया 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर इंटू एल। अब ये बात मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब मैं इस फोर्थ इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करूंगा आपकी इक्वेशन नंबर 1 में। E की वैल्यू हमने E निकालना था, E निकाल लिया, अब उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरे पास क्या आने वाला है V इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर एल इंटू डी आर। वहां पे क्या था, यही था हमारे पास। अब 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट होगा, सिलेंडर की लेंथ भी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, तो इनको मैं इंटीग्रल साइन से बाहर ले आया। अब मेरे पास अंदर क्या बचा सिर्फ 1 बाई आर और साथ में डी आर, तो इंटीग्रेशन ए टू बी छोटे सिलेंडर का रेडियस टू बड़े सिलेंडर का रेडियस। ओके, तो लिमिट क्या आ गई ए टू बी 1 बाई आर डी आर, और 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो यहां पे 1 बाई आर डी आर की इंटीग्रेशन होगी लॉग आर। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, 1 बाई एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स, तो यहां पे मेरे पास जो 1 बाई आर जो है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग आर और लिमिट ए टू बी। अब मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा यहां पे, तो मेरे पास आएगा 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल लॉग आर, उसकी जगह अपर लिमिट, तो आर की जगह अपर लिमिट क्या बी है, तो लॉग बी आ गया, बीच में माइनस साइन लगता है, फिर लॉग ऑफ आर है, उस आर की जगह क्या आएगी लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या ए है, तो मेरे पास आ गया लॉग बी माइनस लॉग ए, और लॉग एम माइनस लॉग एन होता है लॉग एम अपॉन एन। तो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल, ये ऐसे ही रहेगा, और लॉग एम माइनस लॉग एन होगा लॉग एम अपॉन एन। बट v क्या रहता है q अपॉन सी, तो v की जगह मैं लिख दूंगा q अपॉन सी, तो मेरे पास आ गया 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एल एज इट इज, log b अपॉन a भी वैसे आ गया। ये पूरी की पूरी इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, और v की जगह मैंने लिख दिया q अपॉन सी। अब यहां भी q है, यहां भी q है, आमने सामने q है, q से q कट जाएगा। अब इसका हम फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो c क्या आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, नीचे जो चीजें थी वो ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, अपॉन लॉग बी अपॉन ए। तो विच इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिंपल है, ट्राई करिए तीनों को इकट्ठे, इजी है। अब हम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज करते हैं उनमें कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूज कर सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, तो सिंबल कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर। जैसे सेल को लिखना है आपने, सेल को अगर किसी सर्किट के अंदर बनाना है, रीड करना है, तो एक लॉन्ग लेग रहेगी और एक स्मॉल रहेगी। लॉन्ग विल रिप्रेजेंट पॉजिटिव टर्मिनल एंड कोई भी सेल है, तो ये एक सेल है। जो आप टॉर्च में सेल डालते हो तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल को ऐसे बड़ी वाली लेग से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल उसको हम स्मॉल लेग से रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा बैटरी, बैटरी अगर एक से ज्यादा सेल अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे बैटरी। 2 सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, 5 सेल है, 10 सेल है, 20, 100, 500 सेल्स है, तो उसको हम बोलेंगे बैटरी। तो बैटरी में भी जो बड़ी लेग है और दूसरी, आपको पता है सेल आप टॉर्च के अंदर कैसे डालते हो, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल का पॉजिटिव, आप ऐसे अटैच करते हो। तीसरा आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट के अंदर हमें ड्रॉ करनी है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, ऐसी रेजिस्टेंस जैसे आपके जो फैन का रेगुलेटर होता है, तो वो क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, फैन की स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हो। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है, उस ये रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया और उसमें एक एरो लगा दिया, ये बताएगा हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस। एमीटर, एमीटर जो होता है इट इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर लार्ज करंट। उसके बाद आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन वोल्ट्स, या वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज। वोल्ट मीटर इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर भी करंट को मेजर करता है, पर ये स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है, यूज टू मेजर स्मॉल करंट्स। उसके बाद अगर हमारे पास कोई दो वायर्स हैं आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो हम इनको ऐसे टच नहीं करेंगे, उनके बीच में गैप रखेंगे ताकि एक दूसरे को टच ना करें, सर्किट शॉर्ट ना हो। तो उस केस में क्या होता है, एक वायर जा रही है, दूसरी वायर को हम ऐसे करके निकालेंगे। तो ये बता रहा है कि दो वायर्स आपस में क्रॉस हो रही हैं पर एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। अब ये वाली है कि ये दो वायर आपस में क्रॉस हो रही हैं और साथ में आपस में एक दूसरे को टच कर रही हैं इस पॉइंट पे। ये सिंबल आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कि कैपेसिटर्स को हम ग्रुपिंग, कैपेसिटर्स की हम ग्रुपिंग करेंगे और हम देखेंगे कि जो ग्रुपिंग रहेगी उसमें कब हमें बेनिफिट होगा, कौन सी ग्रुपिंग जो है कैपेसिटर्स की वो हमारे लिए फायदेमंद है, किस में ज्यादा चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग जो है कैपेसिटर्स की वो दो तरह की रहती है, एक सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स और दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कैपेसिटर का सिंबल होता है ये, लेग्स दो हैं पर दोनों का साइज सेम है। सेल में भी दो लेग्स होती हैं पर एक लेग बड़ी होती है, एक छोटी होती है। जिसमें एक बड़ी एक छोटी है तो वो सेल होगा, और एक जिसमें दोनों लेग्स जो है वो इक्वल हैं वो क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा। तो ग्रुपिंग जो है कैपेसिटर की वो दो तरह की होगी, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, पेज नंबर 102 पे। तो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के अंदर हमने एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, C1 है। दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है। तीसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। उनको हमने सीरीज में जोड़ दिया। यहां पे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं, कैपेसिटर कोई भी हो सकते हैं वैसे देखने में आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इन तीनों कैपेसिटर्स को मैंने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तीनों कैपेसिटर्स को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि इस बैटरी से Q चार्ज जो है वो इन कैपेसिटर की तरफ को फ्लो करना स्टार्ट हुआ। Q चार्ज जब इस कैपेसिटर की तरफ जा रहा है, तो जब वो Q चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर से पास हुआ तो उसका पोटेंशियल हो गया, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया और वो आ गया V1। जब ये Q चार्ज दूसरे कैपेसिटर से पास हुआ तो उसका भी पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, वो पोटेंशियल बन गया V2। जब वही चार्ज तीसरे कैपेसिटर में भी गया तो उसका पोटेंशियल हो गया V3। तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर हम कैपेसिटर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं विद बैटरी। और नोट करना है आपने कि सीरीज ग्रुपिंग के अंदर सभी कैपेसिटर से जो चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज होगा Q, वो चार्ज होगा Q, ठीक है। और तीनों की कैपेसिटेंस तो डिफरेंट होगी पर तीनों में पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा सीरीज ग्रुपिंग के अंदर। तो हमने टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया, V अप्लाई किया, जिसके कारण जो V होगा वो क्या होगा, पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल।
बट वी नो Q इज इक्वल टू VC, तो यहां से हम V निकाल लेंगे, V क्या आएगा Q अपॉन C, हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बात करेंगे तो उसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, तो वो क्या आ जाएगा, चार्ज कितना, Q अपॉन C1। इसी तरह से V2 Q अपॉन C2, V3 Q अपॉन C3। तो यहां से हम V1 V2 V3 जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो एक V1 आएगा Q अपॉन C1, V2 आएगा Q अपॉन C2 एंड V3 आएगा Q अपॉन C3। तो हम इन तीनों को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। बट V क्या होता है, Q अपॉन C होता है। यहां से देखिए आप, तो हमारे पास क्या आ गया, Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। तो यहां से इन तीनों से Q कॉमन आएगा, यहां बाहर आ जाएगा, इस Q से ये Q कट जाएगा, तो हमारे पास 1/C क्या आएगा, 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इसमें आप देखेंगे कि जो सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर है उसकी जो टोटल कैपेसिटेंस रहेगी, दैट कैपेसिटेंस विल बी लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर एंड लेस देन द कैपेसिटेंस ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर जो आउटकम रहेगी वो बेनिफिट में नहीं रहेगी हमारे लिए, कि जो टोटल कैपेसिटेंस आ रही है वो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी कम है, मतलब हर तीनों अलग अलग कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से अगर हम देखें तो उन सभी से कम है। तो इसलिए सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज नॉट गुड इन जनरल। नेक्स्ट है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में भी हम तीन कैपेसिटर्स लेंगे, एक की कैपेसिटेंस C1, दूसरे की कैपेसिटेंस C2, तीसरे की कैपेसिटेंस C3। ओके, और इन तीनों को हमने इस तरह से कनेक्ट किया है, सर्किट डायग्राम आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसके एक बैटरी जिसका पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना V है, उस बैटरी के साथ मैंने इसको तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया है। अब यहां से Q चार्ज आएगा बैटरी से, जिसका एक पार्ट Q1 पहले कैपेसिटर में जाएगा जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, उस Q चार्ज का दूसरा पार्ट दूसरे कैपेसिटर में जाएगा, वो सेकंड पार्ट है Q2 जिसकी कैपेसिटेंस है C3, और इसी चार्ज का तीसरा पार्ट Q3 तीसरे कैपेसिटर में जाएगा। तो इनके जो पोटेंशियल्स हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों में अलग अलग चार्ज जा रहा है। पहले क्या था, एक ही चार्ज तीनों में पास हो रहा था सीरीज में, अब यहां पे एक चार्ज जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटर कितना चार्ज किस में जाएगा। मैंने कल भी आपसे बात की थी, कैपेसिटर मतलब वाटर का टैंक, चार्ज मतलब वाटर। तो जिस टैंक की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें चार्ज वाटर ज्यादा आएगा, तो उसमें यानी कि जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उसमें चार्ज ज्यादा सप्लाई होगा। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर। एंड रिमेंबर इन पैरेलल ग्रुपिंग, इन सीरीज ग्रुपिंग क्या था कि चार्ज सभी में सेम था और पोटेंशियल सभी में अलग था। पैरेलल ग्रुपिंग में चार्ज सभी में अलग है, Q1 Q2 Q3 है, और सभी में पोटेंशियल सेम है। तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होगा जब हम सप्लाई करेंगे किसी कैपेसिटर में तो उसका पोटेंशियल V राइज होता था, Q इज इक्वल टू VC। और यहां से आप फर्स्ट कैपेसिटर की बात करेंगे जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, तो उसके लिए ये इसी रिलेशन से Q1 ये वाला चार्ज इज इक्वल टू VC1 प्लस, ठीक है, इसी तरह Q2 निकालते हो तो VC2, Q3 तीन तो VC3। तो यहां से आपने Q1 Q2 Q3 निकाल लिया, ठीक है। अब टोटल चार्ज कितना है, Q है जो डिवाइड हो रहा है तीन पार्ट में, इसका मतलब Q क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहां से Q क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। तो Q क्या है, VC है, और Q1 क्या है, VC1 Q2 VC2 Q3 VC3 आ गया। इन तीनों से मैंने V क्या लिया, कॉमन ले लिया, V इधर भी है V इधर भी है, दोनों कट गए, तो C क्या बचा मेरे पास पैरेलल ग्रुपिंग में, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अगर हम कैपेसिटर्स को पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है, टोटल कैपेसिटेंस जो होगी, दैट विल बी द सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स।
तो इट मींस द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जो है इट इज बेटर देन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हमें कभी भी कैपेसिटर्स को कहीं जोड़ना होगा, अगर हमें कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर्स को किस ग्रुपिंग में जोड़ेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर कनेक्ट करेंगे। वन 105 पेज नंबर, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी और इस एनर्जी की फॉर्म क्या होगी और कहां से ये एनर्जी आती है। कि कोई कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, और वो एनर्जी आती कहां से है और उस एनर्जी की फॉर्म क्या होगी, किस फॉर्म में होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, मैग्नेटिक, किसी भी तरह की सोलर एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी होगी, ये हमें यहां पे बताना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, एक कैपेसिटर ले लिया जिसकी दो प्लेट्स है, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। वहां पीछे से अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे तो एक प्लेट पॉजिटिव होती है, दूसरी प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, क्योंकि उसका पॉजिटिव तो जा चुका होता है अर्थ में, तो उसके पास कौन सा चार्ज बचा होता है, सिर्फ एक प्लेट के पास पॉजिटिव और एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज होगा। और इनकी एक प्लेट को मैंने जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो प्लेट बन गई पॉजिटिव प्लेट, और दूसरी प्लेट को मैंने जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से और वो बन गई इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट। ठीक है, अब इस बैटरी से कितना चार्ज जाएगा, इसमें Q चार्ज, सपोज प्लस Q चार्ज यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लस Q चार्ज क्या होगा, जिसके कारण क्या होगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, कितना, V, तो Q इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, V। अगर हम थोड़ा सा चार्ज dQ सप्लाई करते हैं इस कैपेसिटर को, उस dQ चार्ज को सप्लाई करने के लिए थोड़ा सा वर्क होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा बाई V। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अगर आप पहले याद करें तो V इज इक्वल टू क्या होता था, W अपॉन Q। तो वहां से मैंने ये रिलेशन उठाया हुआ है कि dW इज इक्वल टू VdQ, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज सप्लाई करेंगे जिसमें थोड़ा सा वर्क होगा, जिससे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। अब टोटल वर्क डन, अगर उसमें हम कितना चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल Q सप्लाई कर रहे हैं, कैपेसिटर बिल्कुल खाली था, उसमें स्मॉल q चार्ज हम अप्लाई करते जब वो पूरा भर जाएगा तो उसमें कितना टोटल चार्ज होगा, कैपिटल Q। तो लिमिट हमारी आ जाएगी 0 से कैपिटल Q। तो टोटल वर्क इन सप्लाइंग चार्ज 0 टू कैपिटल Q विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल वर्क dW। अब dW हमने क्या निकाला, V dQ, बट V क्या होता है, Q अपॉन C। यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो W इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू कैपिटल Q अपॉन C इंटू DQ। कैपेसिटी जो है किसी कैपेसिटर की वो फिक्स होगी, तो C जो है हमारा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो 1/C Q dQ, Q की कोई पावर नहीं है तो Q की पावर हुई 1। और अब फिर से यही फॉर्मूला इंटीग्रेशन का x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आप यहां पे यूज करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा Q रेज टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2, Q रेज टू पावर 2 अपॉन 2 आ जाएगा, और लिमिट 0 टू कैपिटल Q। अब जहां भी स्मॉल q है वहां पे हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस जहां भी स्मॉल q है वहां पे हम लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कैपिटल Q है तो ये आ गया q स्क्वायर अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है तो 0 अपॉन 2 आ गया मेरे पास। तो हमारे पास वर्क जो आ गया W दैट विल बी 1/C Q स्क्वायर अपॉन 2, और ये वर्क स्टोर हो जाएगा एज एनर्जी, ये वर्क स्टोर हो जाएगा एज एनर्जी। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये वर्क जो होगा एनर्जी, तो हम इसको लिख देंगे U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C।
एंड दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द बैटरी, क्योंकि ये एनर्जी उसके पास कहां से आ रही है, हमने कैपेसिटर को किसके साथ जोड़ा हुआ था, बैटरी के साथ जोड़ा हुआ था, तो ये एनर्जी जो है वो उस कैपेसिटर में आ रही है, कहां से, बैटरी से। और कैसी एनर्जी है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अब यहां इसको आप डिफरेंट फॉर्म में, इस रिजल्ट को आप डिफरेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब क्यू क्या होता है, वीसी, तो आप क्यू की जगह वीसी कर दोगे तो क्यू स्क्वायर के क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2c, एक सी से एक सी कट जाएगा। तो यू इस फॉर्म में भी आता है कि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है, उसमें आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दी हुई है, तो आप एनर्जी स्टोर निकाल सकते हो। यहां पे आपको चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दी हुई है, तब भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स में ये डिफरेंट फॉर्मूलाज जो है वो यूज होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल। अगर हमारे पास कोई दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है। अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को एक वायर के साथ कनेक्ट कर दें, मान लो एक का पोटेंशियल V1 है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, उसकी पोटेंशियल क्या है, V1 है। दूसरा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, उसका पोटेंशियल V2 है। तो अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को किसी वायर से कनेक्ट कर दें, तो जिसका हायर पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, जिसका लो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, और उस सेम पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल। हमें अब एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल। मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं कि मेरे पास कोई दो कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C1 है, और उसमें पोटेंशियल का लेवल है V1। दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, उसमें पोटेंशियल का लेवल है V2। अब मैं दोनों कैपेसिटर्स को आपस में वायर से कनेक्ट कर दूंगा, तो जिसमें हायर पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल नीचे आएगा, जिसका लो पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल ऊपर जाएगा, और जब दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे तो दैट सेम पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। हम अब इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 है और जिसका पोटेंशियल V1 है, उसमें चार्ज कितना होगा, Q1 मान लेते हैं उसको, उसमें चार्ज कितना है, Q1 है। दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है, उसमें कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं Q2। ओके, तो टोटल चार्ज जो हमने सप्लाई किया दोनों कैपेसिटर्स को, दैट चार्ज विल बी इन Q1 और Q2 का सम। ओके, तो Q1 Q2 का सम, इसको मैंने मान लिया Q, और यहां Q1 और Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो Q1 की जगह V1 C1 और Q2 की जगह V2 C2, इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब मैंने यहां पे लिखा हुआ कि व्हेन बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद ए कंडक्टिंग वायर, देन देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम। तो उनका पोटेंशियल क्या होगा, जब सेम हो जाएगा, यानी कि एक का पोटेंशियल V1 था वो भी V हो जाएगा, दूसरे का पोटेंशियल V2 था वो भी V हो जाएगा, मतलब V1 और V2 क्या हो गए, सेम हो गए। इस चीज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहां V1 V2 था वहां पे हमने V और V लिख दिया, इन दोनों से V कॉमन आ रहा है, V मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, C1 प्लस C2। पर चार्ज क्या था, Q1 प्लस Q2 था, तो चार्ज की जगह मैंने लिख दिया Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2। यहां से आप वो कॉमन V निकाल लोगे, दैट विल बी Q1 अपॉन Q2, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और Q1 क्या था, V1 C1, Q2 क्या था, V2 C2। तो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास V जो है, इट विल बी V1 C1 प्लस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the expression for the common potential when two capacitors whose capacities are different. Then if we connect these two capacitors with a conducting wire, then their potential becomes same, and that potential is known as common potential, and whose expression is this। और ये expression किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पहले में कितना पोटेंशियल है और पहले की कितनी कैपेसिटी है, यानी पोटेंशियल और कैपेसिटीज के ऊपर कॉमन पोटेंशियल डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी जो है
इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, मतलब कि कोई हमारा कैपेसिटर है, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई और उस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना है, वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है और उसका वॉल्यूम कितना है। इसको बोलेंगे हम एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। और उसके यूनिट क्या होते हैं, एनर्जी के यूनिट होते हैं जूल, वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब, तो एनर्जी डेंसिटी के यूनिट होंगे जूल पर मीटर क्यूब। कैपेसिटर लिया जिसकी दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 प्लेट 2, और दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दूसरी का भी ए है, और इनके बीच का डिस्टेंस है डी, तो इसका वॉल्यूम आ गया ए इंटू डी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, वो हमने अभी एक्सप्रेशन किया, दैट इज हाफ CB स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी म्यू क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। बट पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मैंने यहां पे इस चीज को डिफाइन किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप यहां से नोट कर सकते हैं। V इज इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। E क्या होता है, V अपॉन डी, तो V क्या आएगा, E इंटू डी। तो म्यू जो है उसमें जहां पे V था उसकी जगह मैं लिख दूंगा, वहां पे क्या था 1/2 CV स्क्वायर, तो V की जगह क्या आ गया, E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, ये वाला यहां पे आ गया। नीचे A इंटू डी था, एक डी से डी कैंसिल हो गया। और C क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, तो ये आ गया मेरे पास म्यू इज इक्वल टू हाफ A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू E स्क्वायर, और डी से डी कैंसिल हो गया, A से A भी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉल्व करिएगा तो यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Next topic is also interesting topic. What are polar and non-polar dielectrics? Polar and non-polar dielectrics. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिनके सेंटर पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट होते हैं, या आप ये बोल सकते हो जिनका पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करता है विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह का जो हमारा डाइलेक्ट्रिक होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस साथ साथ होंगे, उस डाइलेक्ट्रिक को हम बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए इनका डाइपोल मोमेंट P क्या होगा, 0 होगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। अगर आप इनके एग्जांपल्स की बात करें, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बेंजीन और ये मीथेन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे होंगे जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में दूर दूर होंगे, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में दूर होंगे। तो आपको पता है कि इस तरह की चीज जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस तरह के डाइलेक्ट्रिक जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, उन मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जिनके पास डाइपोल मोमेंट होगा वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होगा उनको बोलेंगे हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। इनकी डायग्राम्स, इसकी नॉन पोलर की ये आ गई और नॉन पोलर जो है उसकी डायग्राम ये आ गई हमारे पास। अब आगे है कि हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है और क्या होगा अगर हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें।
और उसके बाद बोलता है पेज नंबर 111 पे कि डिफाइन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, डिफाइन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। तो अगर हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होती क्या है, और आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी उसको फाइंड आउट करिए। तो ये जो दो डायग्राम्स हैं ये हमें बताएंगी कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। ठीक है, मेरे पास ये कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, बाकी चीजों को इग्नोर कर दो। मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। इसमें पहले इनिशियल स्टेज पे क्या होगा कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो नॉन पोलर होंगे, रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जैसे ही मैं इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया था, दो प्लेट्स ले ली, कंडक्टिंग प्लेट्स ले ली, उनको एक्सटर्नली बैटरी के साथ जोड़ दिया। जिस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ोगे वो पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी, जिसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ोगे वो नेगेटिव प्लेट बन जाएगी। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, ई नॉट। जैसे हमने बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे पढ़ा था। अब क्या होगा कि ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो इसके जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जितने भी इसके कंपोनेंट रहेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नॉन पोलर है तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, मतलब उनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेगा। यही डेफिनेशन है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। सभी में ऐसा ही है, पर जैसे ही हमने इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ कि जो इस प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है वो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये एटम या मॉलिक्यूल जो होगा स्ट्रेच होना स्टार्ट होगा, और जिसके कारण बाद में इसके ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा और इसके नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ को डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो हमने अप्लाई की है इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो है ई नॉट, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस जब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर होगा तो क्या होगा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ओके, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी, और उस जो प्रोड्यूस हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हमने नाम दे दिया ई पी। अब क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अंदर क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर वो जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब चार्जेस की सेपरेशन हो गई दोनों प्लेट्स के बीच में, एक तरफ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, पर जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है हमारा P, दैट डाइपोल मोमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E नॉट। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, दो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, अल्फा एप्सिलॉन नॉट। यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे तो अल्फा विल बी P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट, P अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट। अब P क्या होता है, 2QA, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2A, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है F अपॉन Q नॉट। तो मैंने P की जगह 2QA लिख दिया
और ई नॉट की जगह एफ अपॉन क्यू नॉट लिख दिया। यहां से मैं अल्फा के यूनिट्स निकाल सकता हूं। टू कांस्टेंट है, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, ठीक है। चार्ज के यूनिट कूलम होंगे। ए क्या है, डाइपोल लेंथ है तो लेंथ के यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे। एप्सिलॉन नॉट के यूनिट एटॉमिक, जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है इसके यूनिट न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और इसके न्यूटन के फोर्स के यूनिट न्यूटन आ गया, चार्ज के यूनिट कूलम आ गए, तो कूलम ऊपर जाएगा, कूलम इनवर्स आ गया, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे सभी तो बाकी कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा मीटर क्यूब विच आर द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो अल्फा है जिसको हम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, इसके यूनिट जो होते हैं वो सेम होते हैं एज वॉल्यूम। तो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के यूनिट होते हैं सेम एज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस प्लेस्ड इन मीडियम, और इसको हम डिनोट करते हैं के से, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन द वैक्यूम और फ्री स्पेस, और इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब आगे आते हैं, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है इसको हम एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, और ये रेशो होगी किसकी, परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इसको हम साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज द रेशियो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, सेम द डेफिनेशन between the two charges placed in vacuum to the force of attraction and repulsion between the two charges placed in medium. So both are same, dielectric constant and relative permittivity are same. Next is what, next topic है what is dielectric strength. What is dielectric strength? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को क्या रखा, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जिसके कारण उसके जो चार्जेस है वो सेपरेट हो गए, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की, एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हैपन इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एट विच डाइलेक्ट्रिक breakdown is happen is known as dielectric strength। तो इसमें होता क्या है कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है पोलराइज हो जाती है, मींस उसमें चार्जेस की सेपरेशन हो जाती है। अगर हम उस स्लैब के ऊपर जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच, चार्जेस जो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, और कुछ टाइम के बाद चार्जेस जो है वो मॉलिक्यूल से टूटकर बाहर निकल आते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ब्रेकडाउन हो जाती है तो वो स्टॉर्म एंड लाइटनिंग, और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग में हमने ऑल ओवर वर्ल्ड 4 × 10⁴ लाइटनिंग स्टॉर्म्स पर डे होते हैं ऑल ओवर यूनिवर्स के अंदर।
और हर थंडरस्टॉर्म में आयंस जो है वो सेपरेट होते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कहां चले जाते हैं? अप टू ए हाइट ऑफ 6 किलोमीटर, जबकि नेगेटिव चार्जेस जो है वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे रहते हैं? वो रहेंगे 2 to 3 किलोमीटर हाइट पे प्रेजेंट होते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है अर्थ के सरफेस और बॉटम ऑफ द क्लाउड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ वोल्ट टू 10⁻⁹ वोल्ट के बीच में रहता है। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण बॉटम ऑफ क्लाउड और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ऊपर की तरफ को, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू टुवर्ड्स अपवर्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ क्लाउड। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बॉटम ऑफ क्लाउड और अर्थ के बीच में जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, उसके आयंस बन जाते हैं। और ये आयंस जो होते हैं, ये आयंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फ्लो ऑफ द चार्जेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ क्लाउड टू द अर्थ। और ये लाइटनिंग फ्लैश जो है ये रहती है सिर्फ 2 × 10⁻³ सेकेंड्स के लिए अर्थ के ऊपर, बहुत कम टाइम के लिए। अब लाइटनिंग फ्लैश जब होती है तो ऑब्जर्व करो, एकदम से लाइट चमकेगी और पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो टाइम होता है लाइटनिंग फ्लैश का, ये बहुत कम होता है। कितना होता है? 2 × 10⁻³ सेकेंड्स। और ये लाइटनिंग फ्लैश क्या करती है, 20 कूलम चार्ज उसको अर्थ के ऊपर डिपॉजिट करती है। जब एक लाइटनिंग हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो क्लाउड है वो दोबारा से चार्ज होता है और अगली फ्लैश के लिए रेडी रहता है। क्लाउड अगेन इट विल बी चार्ज एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्लैश। और पर सेकेंड ऑल ओवर वर्ल्ड 90 फ्लैशेस होती हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड हर सेकंड, हर एक सेकंड में। अगर यहां पे क्लाइमेट ओके है तो किसी और जगह पे क्या होगा, थंडरस्टॉर्म होगा, किसी और जगह पे जो लाइटनिंग हो रही होगी। तो 90 फ्लैशेस पर सेकंड ऑल ओवर वर्ल्ड होती हैं, जो हमें 1800 कूलम अर्थ को चार्ज प्रोवाइड करती हैं, जिसके कारण अर्थ जो है वो स्टेडी स्टेट में आ जाती है और जिसके कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। तो ये तो रहा लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। उसके बाद है लाइटनिंग कंडक्टर। नेक्स्ट इज लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या है, हम अपनी बिल्डिंग्स की, हमारी बिल्डिंग्स है, हम अपनी बिल्डिंग्स की अर्थिंग करवाते हैं। नॉर्मली जो अपने घरों की अर्थिंग करवाते हैं, उस अर्थिंग में हम क्या करते हैं कि घरों के अंदर के जो अप्लायंसेज है उनको सेव करते हैं। उन अप्लायंसेज का थर्ड टर्मिनल जो रहता है, उस थर्ड टर्मिनल जो ऊपर टर्मिनल 2 नीचे होते हैं, ऊपर होता है, ठीक है। जो थर्ड टर्मिनल होता है उसको हम ग्रीन वायर से, जिसको हम अर्थ वायर बोलते हैं, उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। उसको बोलते हैं कि हमने आपसे कोई पूछे तो हमने अपने घर की अर्थिंग करवा ली। बट अगर हमें अपने घर को लाइटनिंग से बचाना है, जो ऊपर से लाइटनिंग हो रही है बरसात के मौसम में, या जब भी थंडरस्टॉर्म होगा उस समय जो लाइटनिंग हो रही है, उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी बिल्डिंग के ऊपर इस तरह से कंडक्टर्स लगा देते हैं। इन कंडक्टर्स को हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। इन कंडक्टर्स का नाम है लाइटनिंग कंडक्टर। तो जब भी ऊपर से क्लाउड से 20 कूलम चार्ज जो अर्थ को आ रहा है, उस चार्ज को चाहिए एक मीडियम अर्थ तक जाने के लिए। अगर यहाँ पे ये लाइटनिंग कंडक्टर नहीं है और इनको आपने अर्थ के साथ कनेक्ट नहीं किया है, तो वो क्या होगा, वो आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो भी एंटीना है, कोई रेलिंग लगी हुई है, कोई ग्रिल है, कोई डिश एंटीना है, या कोई टेलीफोन की वायर आ रही है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर आपके घर को एंटर कर रही है,
वो चार्जेस जो होंगे उस वायर में एंटर होके आपके घर में एंटर हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपके घर के अंदर लगे हुए चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, टेलीफोन हो, जितने भी अप्लायंसेस रहते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो अपनी बिल्डिंग को बाहर की लाइटनिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने घरों के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगवाते हैं। तो नॉर्मली आप देखोगे तो किसी के घर में भी ये लाइटनिंग कंडक्टर कभी नहीं होंगे, जबकि ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या काम करेंगे कि ऊपर से अगर जो 20 कूलम चार्ज आ रहा है वो ये लाइटनिंग कंडक्टर उस चार्ज को क्या करेंगे, कैच कर लेंगे। ये चार्ज कौन सा आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इन लाइटनिंग कंडक्टर के टॉप पे डेवलप हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां चला जाएगा, अर्थ को चला जाएगा, जिसके कारण जो आपकी बिल्डिंग है, कोई आपका घर है, कोई भी बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, वो सारी की सारी बिल्डिंग्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं फ्रॉम द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो इस तरह के जो एंटीनास रहते हैं, इन एंटीनास को हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, और ये मेटल के बने होते हैं और इनको हम थिक कॉपर वायर से अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, और अर्थ के अंदर एक प्लेट लगी होती है। Next, very important question, which is very important again for exam. So you should take care of this. Obtain an expression for capacitance of a parallel plate capacitor when a conducting slab is placed inside it. अब हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, उसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब है, उसको रखेंगे, और फिर हम ये चेक करेंगे कि जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, जिसकी एक प्लेट 1 है, दूसरी प्लेट 2 है। इसके अंदर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई एक स्लैब को रखेंगे, ठीक है। हम चेक करेंगे कि स्लैब के रखने के बाद क्या कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, ऑब्टेन द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग ए कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड ए कैपेसिटर। ओके, तो आपको बताना है कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कैपेसिटेंस कम होगी। तो नॉर्मली हम देखें कि जैसे हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, तो कैपेसिटर जो है उसकी एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट आपको पता है नेगेटिव होगी, तो जिसके कारण इस कंडक्टिंग स्लैब के जो चार्जेस हैं वो सेपरेट होंगे। जो उसके नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ को आ जाएंगे, जो उसके पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ को इस साइड आ जाएंगे, जिससे सेपरेशन ऑफ चार्जेस हुआ, जिसके कारण कंडक्टिंग स्लैब के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, प्रोड्यूस होगी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर हम देखें कि जब हमने कोई भी कंडक्टिंग स्लैब इस कैपेसिटर के अंदर नहीं रखी, तो उस केस में हमने फाइंड आउट किया था कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो हमने निकाला था C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं कि एक बिना कंडक्टिंग स्लैब के, तो बिना कंडक्टिंग स्लैब के अगर कैपेसिटेंस हम निकालेंगे तो उसको मैंने मान लिया C1, जो क्या आया A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन रीजन्स में कितना होगा, ये जो खाली यानी प्लेट और स्लैब के बीच का जो रीजन है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो प्लेट्स के बीच का गैप D है, जो हमारी स्लैब है इसकी थिकनेस T है, तो ये जो बीच का स्पेस बचा ये कितना होगा, D - T। ठीक, इसको माइनस कर देंगे इस पूरे से, तो ये वाला क्या आया, D - T। तो इस रीजन में पोटेंशियल कितना होगा, इट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ में वो जो स्पेस हमारे पास है उसकी थिकनेस, दैट इज D - T।
ठीक है। अब जो कैपेसिटेंस है, जब हमने स्लैब को इसके अंदर रख दिया, कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब को जब हमने रखा, तब दूसरी कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस बदल जाएगी। उस कैपेसिटेंस को मान लेता हूं मैं C2। वो C2 क्या होगी? चार्ज। C क्या होता है? Q अपॉन V, चार्ज अपॉन ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो C2, अब यहां V की वैल्यू आप यहां पे उठा के रख दीजिए V, तो ये हमारे पास C2 क्या आ गया? Q अपॉन E नॉट। E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एप्सिलॉन नॉट और E नॉट के बीच में डिफरेंस रखना है। एप्सिलॉन नॉट मैं ऐसे ले रहा हूं गोल, और E मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये आपने ध्यान रखना, केवल E नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो C2 इज इक्वल टू Q अपॉन E नॉट इंटू D माइनस T। तो ये आ गई हमारी कैपेसिटेंस जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को किसके अंदर रखा? प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर रखा। बट E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो इट विल बी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आ रहा है? इस चीज को आपने याद रखना है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A। इसलिए हमारे पास E क्या आ रहा है? Q, यहां पे Q आ जाएगा अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को आप याद रखोगे, हमारे पास क्या आ गया? E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इस E नॉट की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ गया? Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। तो Q से Q हमारा कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटेंस अब क्या आ गई? C2 विच इज A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। अब जो C1 और C2 को अगर आप कंपेयर करें, तो C1 जो हमारा है, इस C1 के अंदर क्या है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। पर हमारा जब हमने कंडक्टिंग स्लैब को प्लेट्स के अंदर रखा, तो हमारा जो C2 है ये आया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। मैं D से कुछ कम हो रहा है, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर कम हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो ये वाली चीज, ये चीज कम होगी, डिक्रीज होगी, तो ये चीज बढ़ेगी। इट मींस यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलता है? क्लियरली कैपेसिटेंस जो है कंडक्टिंग स्लैब रखने के बाद जो C2 है ये ज्यादा होगी देन द कैपेसिटेंस विदाउट कंडक्टिंग स्लैब। तो यहाँ इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब लें, उसको हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर रखें, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। ओके, कि अगर हम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लें, उसके अंदर हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को रखें, तो कंडक्टिंग स्लैब रखने से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कि हम अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखें 120 पेज पे, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखें किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने कौन सी प्लेट रखी थी? कंडक्टिंग स्लैब रखी थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, तो भी हमने देखा कि जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर की इंक्रीज हो जाती है। अब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, और चेक करेंगे कि क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी या कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। तो डायग्राम इज ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक सेम, एक जैसी दिखती है। एक प्लेट आ गई, फिर दूसरी प्लेट आ गई, ये हमारे पास आ गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट नेगेटिव होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जिसके कारण इस स्लैब के अंदर भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब में भी क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी।
ओके, तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इस कैपेसिटर के अंदर नहीं रखा है, उस केस में हम कैपेसिटेंस को मान लेंगे C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ओके, अब ये जो एरिया है, ये जो रीजन है स्लैब और प्लेट्स के बीच का, जो ये वाला पोर्शन है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? तो इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू E नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, साथ में स्लैब की थिकनेस। पिछले केस में ये चीज नहीं थी, पिछले केस में ये चीज नहीं थी, कंडक्टिंग स्लैब के केस में ये चीज नहीं थी, पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में हमारे पास एक टर्म और ऐड हो जाएगी। बट ईपी क्या होता है? ई नॉट अपॉन के। ईपी अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। ओके, तो यहां से हम ईपी क्या आ गए? ई नॉट अपॉन के। तो आप यहां से इस ईपी की जगह पे क्या लिख देंगे? ई नॉट अपॉन के। तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो V इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी माइनस ई नॉट अपॉन के इंटू साथ में क्या था? टी था, तो वो टी हमारे पास यहां पे आ गया। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। अब इसमें और इसमें ई नॉट क्या है? कॉमन है, तो ई नॉट मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? डी माइनस टी माइनस ई नॉट अपॉन के। बट ई नॉट क्या होगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। आपने इसको याद रख लेना है। ई नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये चीज हमने अभी पीछे भी की थी। तो इनको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो ई नॉट की जगह क्या आ गया? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी अपॉन के। बट C2 क्या होता है? Q अपॉन V। ठीक है, यहां से V को इधर ले जाओ, C2 को इधर ले जाओ, तो V क्या आ जाएगा? ये वाला V क्या आ जाएगा? Q अपॉन C2। C2 इधर आ गया, V इधर चला गया, एक इक्वेशन V इज इक्वल टू Q अपॉन C2 आ गया। V इज इक्वल टू ये है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q अपॉन C2 इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T अपॉन K। हमारे पास ये चीज आ गई। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? D माइनस T अपॉन K अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C2 क्या आ गया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T अपॉन K। तो ये कैपेसिटेंस आएगी जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम रखेंगे किसके अंदर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इस चीज को हम देखते हैं। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी, अगर आप उसको ऑब्जर्व करें और उसको, तो C1 हमारे पास क्या था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब कंडक्टिंग स्लैब रखी थी तो कैपेसिटेंस जो हमारे पास सिंपल आ रही थी वो कैपेसिटेंस थी तो C1 हमने क्या लिखा था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और C2 हमारे पास क्या आया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T अपॉन K। अगर हम कंडक्टिंग स्लैब की बात करें तो वहां पे C2 हमारे पास आया था
A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। पर जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो इसमें एक टर्म और माइनस हो रही है, दैट इज T अपॉन K। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, T अपॉन K। तो डिनोमिनेटर और ज्यादा कम होगा। अगर डिनोमिनेटर और ज्यादा कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, डिनोमिनेटर और ज्यादा कम होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। इट मींस अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें, अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें अगर मैं कंडक्टिंग स्लैब की बात कर रहा हूं तो C1 मेरे पास था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, कंडक्टिंग स्लैब की बात कर रहा हूं, और C2 मेरे पास आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस D। अब मैंने उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी तो वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होगा, जबकि जो प्लेट्स थी उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, D था। दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या था, D था। ठीक है, ये स्लैब रखी थी हमने, कंडक्टिंग स्लैब थी, तो थिकनेस उस स्लैब की क्या थी, T थी। ठीक है, ये यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस थे और यहाँ अंदर वाली साइड यहाँ के आगे थे नेगेटिव चार्जेस, इस साइड क्या थे, कौन से चार्जेस थे, पॉजिटिव चार्जेस थे। ठीक है, और इधर कौन से चार्जेस थे, नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड EP प्रोड्यूस हुई थी, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो थी वो थी E0, जिसकी डायरेक्शन इधर को थी और EP की डायरेक्शन इस तरफ को थी। तो मेरे पास जब कंडक्टिंग स्लैब रखी, कैपेसिटेंस आई C1 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और स्लैब रखने के बाद C2 इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। पर अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहा हूं तो कैपेसिटेंस तो विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो यही रहेगी, पर अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसको इस कैपेसिटर के अंदर रखता हूं, तो अब मेरी कैपेसिटेंस बदल जाती है और ये कैपेसिटेंस होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T अपॉन K। तो ये डिनोमिनेटर जो है मेरे पास, ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से भी छोटा है, कि D माइनस T से भी कुछ कम हो रहा है, D माइनस T से भी कुछ कम हो रहा है। इट मींस ये डिनोमिनेटर कम हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो अगर आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक के केस में भी C2 जो होगा इट इज ग्रेटर देन C1। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि कंडक्टिंग स्लैब रखने से और डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा बढ़ेगी और ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू व्हेन वी पुट द कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो which one is the better option, to put the conducting slab inside the capacitor or to put the dielectric slab? So dielectric slab is the better option to increase the capacitance of a parallel plate capacitor in comparison to by putting the conducting slab. Fine.